जमहूरियत का जिनाजा निकाला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हुकूमत बना चुकी, पीडीपी बीजेपी के साथ हुकूमत बना चुकी है। अल्ताफ बुखारी साहब बीजेपी और पीडीपी हुकूमत में वजीर थे। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया? कभी आपको जाती तौर पर पछतावा तो नहीं हो रहा है कहीं आपने बड़ी गलती की कांग्रेस को छोड़ के? मैंने बारीकी से जम्मू कश्मीर को ऑब्जर्व किया। अभी तक भी मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने 100% जम्मू कश्मीर को जो है पहचान लिया है, मुझे पूरा मालूम है। आप एंडोर्स करते हैं कि वाकई जब से बीजेपी पावर में आई है कश्मीर में वाकई उन्हें ग्राउंड जीरो पे कंट्रोल किया? सब कुछ नहीं किया ना। मैं कहता हूं स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, गोलियां चलनी शुरू हो गई, बंदूकें उठनी शुरू हो गई। आप जो दावा कर रहे हैं कि फिगर्स बताते हैं कि कंट्रोल बहुत कुछ हुआ। कंट्रोल देखिए, जो दावे किए थे 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में नौकरियां मिलेंगी, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ घर बसाएंगे, एक भी घर नहीं यहाँ किसी ने खरीदा क्योंकि इनसिक्योरिटी है। सबका स्टांस ये है कि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और इसमें 3 स्टेक होल्डर्स, एक इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर की आवाम। आपकी पार्टी का इस पे क्या टेक है? आप भी मानते हैं कि कश्मीर पॉलिटिकल इशू है? अगर गुलाम नबी आजाद साहब पार्लियामेंट में होते थे जम्मू कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट में गूंजती थी। आज मुझे बताइए पार्लियामेंट में आज जम्मू कश्मीर की बात कौन करता है? ऐसा मौका मिला कि बीजेपी के साथ अलायंस करना पड़े? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमने पहले गवर्नर साहब बाहर से हैं, हमारे डीजीपी साहब बाहर के हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो है मैक्सिमम बाहर के हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज जो हैं सब ऑलमोस्ट बाहर के हैं, डीसी जो हैं सब बाहर के हैं। महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर रही, क्या अभी तक उन्होंने माफी मांगी कश्मीर के लोगों से कि मुझे गलती हुई कि मैंने अलायंस किया बीजेपी? आज जम्मू कश्मीर के लोग अगर भुगत रहे हैं वो तो उनकी गलतियों से भुगत रहे हैं। 370 जब आपने दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आप पे भरोसा किया। ये वही जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया। उस वक्त कोई पाकिस्तान नहीं किया, आज की डेट पे कोई पाकिस्तान नहीं किया। मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त हमने देखा कि यहाँ की जो हुर्रियत लीडरशिप थी उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में, लेकिन इस वक्त बीजेपी का मानना है कि हुर्रियत नहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। इवन कि उनका जो हेडक्वार्टर का जो ऑफिस था उसे भी खत्म किया गया। आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी जब भी पावर में आती है क्या आप उनको ऑन बोर्ड लेंगे हुर्रियत को, या इस टाइम आप मानते हैं कि हुर्रियत अभी भी एग्जिस्ट करती है और ये वही स्टेक होल्डर है जब मनमोहन सिंह के दौर में? हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम ओपन टॉक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ मुल्क और बैन अल-अक़वामी सियासत पर बात करते हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स से या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनसे बात करते हैं। और आज भी हमारे साथ एक अहम सियासी शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ है सलमान निज़ामी साहब जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। इससे पहले ये कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन थे और इनका लहजा शायद बदल चुका है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जब से आज़ाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा किया और एक अपनी पार्टी यानी जेपी के रूप में सामने आई। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, थैंक यू हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि जब एक टाइम पे निज़ामी साहब जम्मू कश्मीर में बतौर सियासत यहाँ की स्टेट में बात करते थे और आजकल आप यूटी में बात करते हैं? देखिए, मैंने स्टेट में सियासत की, उससे पहले सहाफ़त की और उसके बाद नेशनल लेवल पे काम किया, उसके बाद आज यूटी में आए हैं। मेरे लिए आज की जो यूटी बनी है वो मेरे लिए आज भी जम्मू कश्मीर जो है वो एक रियासत ही है, क्योंकि बदला कुछ नहीं है। आज आपने देखा, आपने 370 भी हटाया। आज हमारे जो नौजवान बेरोज़गार लोग हैं वो ड्रग्स की ओर चले गए हैं और कुछ लोग जो है मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। 370 के हटने के बाद जो सरकार ने दावे किए थे कोई भी ऐसी चेंज हमें दिखी नहीं। आज मुझे लगता है जो टैक्स आया है, अब आपकी ज़मीनों पे भी टैक्स है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में बीजेपी अगर आगे मज़ीद रही तो शादी करने पे भी टैक्स लगेगा, बच्चा पैदा करने पे भी टैक्स लगेगा। तो ये माहौल जम्मू कश्मीर में जो बनाया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक JNK स्पेसिफिक को टारगेट किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 370 हटा, उसके बाद ना रोज़गार मिला, ना नौकरियां मिली, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली जिससे हम कह सकते कि भाई आपने यूटी बनाया तो जम्मू कश्मीर में बहुत जो है इनकलाब लाया आपने। तो उससे पहले जो आपने देखा अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, उससे पहले जो है लैंड एविक्शन ऑर्डर आया,
गरीब लोगों को टारगेट किया गया। हम नहीं कहते कि आप लैंड ग्रैबर्स को टारगेट नहीं करें, हम कहते हैं कि लैंड ग्रैबर्स कितने हो सकते हैं, 100, 200, 400, 500, लेकिन 70% जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इन ज़मीनों पे डिपेंडेंट थे। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई लॉ जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ सेंटर का यहाँ पर, या कोई ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया, कोई सर्कुलर निकाला गया जिस पर वक्तन फ़ौक्तन यहाँ की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रिएक्शन भी दिया? ज़ाती तौर पर चूँकि हम भी जानते हैं कि आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग है मुल्क की सियासत की, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे एक कहते हैं ना वो नीयत क्या हो सकती है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है बीजेपी की जो कश्मीर में सब कुछ हो रहा है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब को 45 साल हो गए हिंदुस्तान की सियासत में। मुझे कुछ सालों पहले आज़ाद साहब ने कहा, जब मैं जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ पे बात करता था, उन्होंने कहा कि आपको 10-20 साल लगेंगे जम्मू कश्मीर को समझने में, क्योंकि मैंने सहाफ़त भी की, मैंने जर्नलिज्म में एज रिपोर्टर काम किया, छोटे अखबारों से लेकर नेशनल अखबारों तक काम किया, इवन कि मैंने हफिंगटन पोस्ट में काम किया जो इंटरनेशनल अखबार था। तो मैंने बारीकी से जम्मू कश्मीर को ऑब्जर्व किया। अभी तक भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने 100% जम्मू कश्मीर को जो है पहचान लिया है, मुझे पूरा मालूम है। तो जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ आए हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स संभाली हैं, जिन्होंने सिविल सेक्रेटरीट्स में हर डिपार्टमेंट के वो हेड हैं, गवर्नर साहब बाहर से हैं, हमारे डीजीपी साहब बाहर के हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो है मैक्सिमम बाहर के हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज जो हैं सब ऑलमोस्ट बाहर के हैं, डिस्ट्रिक्ट डीसी जो हैं सब बाहर के हैं। जब हम लोगों को जो पैदा जम्मू कश्मीर में हुए हैं, पले बड़े जम्मू कश्मीर में, सहाफ़त जम्मू कश्मीर में, सियासत, हम भी अभी जम्मू कश्मीर को समझने में जो है पूरे कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन वो लोग 6 महीने में कैसे जम्मू कश्मीर को समझेंगे? इसीलिए जम्मू कश्मीर में 3 गवर्नर 3 सालों में चेंज होते हैं। पहले सत्यपाल मलिक साहब आते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होकर निकल जाते हैं। फिर मुर्मू साहब आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जम्मू कश्मीर पे, वो फेल होते हैं, फिर निकल जाते हैं। अब सिन्हा साहब आए हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोग साथ नहीं है ना इनके। अगर एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होते, अगर लैंड इविक्शन ऑर्डर जो है इन्होंने एक अच्छे मतलब कंसेप्ट लेके आए थे ये, तो वो फेल हुआ ना, क्योंकि अपने ही लोग इनके खिलाफ हो गए। अगर आप लैंड ग्रैबर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, हाँ जी हम लैंड ग्रैबर्स को जम्मू कश्मीर में एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कौन था? निर्मल सिंह था, जो भाजपा का डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कविंदर गुप्ता साहब जो भाजपा के बड़े नेता हैं, आज आपके प्रवक्ता जो हैं पठानिया साहब, ऐसे कई नाम भाजपा के ही आगे, सोफी साहब हैं कश्मीर से, जितने भी जम्मू कश्मीर में, हमारी पार्टी का तो कोई नहीं आया, बाकी पार्टियों का तो ज्यादातर मुझे नाम नहीं दिखे। तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए उस पर ये फेल हो गए। अभी लैंड इविक्शन में फेल हो गए, आज जो इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लाया उस पर फेल हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अगर खुश होते आपके फैसले से, हम कहते बहुत अच्छा काम बीजेपी कर रही है, तो आपको वो ड्राइव रोकनी क्यों पड़ी? दैट मीन्स कि आप फेल हो गए। इसलिए आप हर जो स्टेप जम्मू कश्मीर में ले रहे हैं, हर वो एक्सपेरिमेंट जो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, उसमें आप फेल हो रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में आपने हालात ऐसे पैदा कर दिया, आप रघुनाथ बाजार जम्मू में जाइए, जहां कश्मीर के लोग विंटर्स में जाते थे और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता था। आज मैं जम्मू में था, वहां के लोकल दुकानदारों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग जब जम्मू आते थे, हमारी दुकानें जो है खिलती थी, हमारे होटल्स पैक होते थे। निजामी साहब, आज दरबार मुंह खत्म हो गया तो उनको नुकसान हुआ। सर, अपार्ट फ्रॉम लैंड इविक्शन ड्राइव, जब हम जम्मू कश्मीर पर ओवरऑल नज़र डालते हैं पिछले 3-4 सालों से, तो आप क्या समझते हैं यहाँ का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का जो स्कोप है, क्या अभी बरकरार वही है जो 5 अगस्त 2019 से पहले था? नहीं, स्कोप तो है। देखिए, हम तो कह रहे हैं, हर पार्टी कह रही है कि इलेक्शन करवाओ, हर पार्टी, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, इवन की मुझे लगता है भाजपा के बहुत से नेता वो भी चाह रहे होंगे कि इलेक्शन हो। लेकिन जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो मजे कर रही है ना। आप ये समझते, वो अकाउंटेबल नहीं। आप ये समझते कि यहाँ पर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने, केजरीवाल जैसा चीफ जो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर, उसी के जो पावर्स है उसी तरह का यहाँ नहीं, वो तो नहीं। देखिए, ये दिल्ली नहीं है। देखिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है, राइट, जहां
मिलिटेंसी का अभी भी, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। आप हर रोज सुनते हैं, चाहे जम्मू प्रोविंस में देखें, हाल ही में ढांगरी का हादसा हुआ जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर में भी आप हर रोज सुनते हैं कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक होता है। तो उसमें हालात जम्मू के, कश्मीर के और दिल्ली के बहुत मुख्तलिफ हैं। एक स्टेट को चलाना है आपने, दिल्ली बिल्कुल प्लेन स्टेट है, अभी यूटी जो है, तो यहाँ मैक्सिमम लोग पहाड़ों पे रहते हैं। आपने वहां किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, आपने कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, आपने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपने कैसे डेवलपमेंट करनी है। यहां तो एक एक प्रोजेक्ट को मुझे लगता है 3-3 साल लगते हैं कंप्लीट होने पे। जो गुलाम नबी आजाद साहब ने प्रोजेक्ट उस वक्त सैंक्शन किए थे, आज तक भी खत्म नहीं हुए। मैं नहीं कहता कि इसमें लोगों का कसूर है, यहां सबसे बड़ी रुकावट मिलिटेंसी रही है। जहां कश्मीर में डेवलपमेंट पीछे इसलिए रहा, मिलिटेंसी भी, और दूसरी करप्शन। अभी भी आप देखिए, आप दावे कर रहे थे कि बीजेपी आएगी करप्शन खत्म होगी, लेकिन आप नौकरियां जो है हमें दे नहीं पाए। और जो नौकरियां दी आपने उसमें स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। कौन सी ऐसी नौकरी अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली? निज़ामी साहब एक नौजवान सियासी लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, दो तरज के इश्यूज़ भी है हमारे पास। एक तो यहाँ का डेवलपमेंटल इशू हमेशा रहा है, दूसरा यहाँ का पॉलिटिकल इशू। आपकी पार्टी का विजन और आपका ज़ाती विजन अगर हम जानना चाहेंगे, इन दोनों में क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारा विजन जो है, हम चाहते हैं डेवलपमेंट करना। हम नहीं देखना चाहते उन नौजवानों को आज सड़कों पे, जो नौजवान जो है पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जो एमएससी करके, आज मैं देख रहा हूं जम्मू या कश्मीर में, वो जो है छोटा सा जिन्होंने कारोबार शुरू किया था, नौकरियां तो है नहीं। जो दावे किए थे 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में नौकरियां मिलेंगी, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ घर बसाएंगे, एक भी घर नहीं यहाँ किसी ने खरीदा क्योंकि इनसिक्योरिटी है। नौकरियां तो मिली नहीं। जो नौकरियां आपने जो है ऐलान कर दिया कि भाई सब इंस्पेक्टर्स बनेंगे, वो बनेंगे, उसमें आपने धांधलियां की, फॉर्म भरवाए, लोगों से पैसा वसूला, लेकिन उसमें स्कैम कर दिया। कसूर किसका है? अब वो नौजवान जो है मजबूर कर रहे हैं ना। आप सिर्फ तो इसलिए हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट इशू मानते हैं। देखिए, हम जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल इशू है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू यहां जम्मू कश्मीर में है कि अमन होना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के लोग अमन परस्त लोग हैं। जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से पहले बदनाम किया जाता था कि भाई कोई लोग पत्थर उठाते हैं उसको 500 लिया जाता है, एक 500 रुपए के लिए कोई आदमी अपनी जान नहीं गवाएगा। आपको रूट कॉज जानने की जरूरत है। आप क्यों एलिनेट कर रहे हैं कश्मीरी लोगों को? आपने देखिए, लोग जो हैं बहुत, उनकी शॉर्ट मेमोरी हो सकती है, हमारी नहीं है। हम वो दौर नहीं भूले हैं बीजेपी और पीडीपी का, जब पैलेट्स और बुलेट से हमारे नौजवानों को, बच्चे थे, बच्चियां थी, उनकी आंखें चली गई। दैट मींस हु इज अकाउंटेबल, हु इज रिस्पांसिबल? दैट मींस आप एंडोर्स करते हैं कि वाकई जब से बीजेपी पावर में आई है कश्मीर में, वाकई उन्हें ग्राउंड जीरो पे कंट्रोल किया। कुछ नहीं किया ना। मैं कहता हूं स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, गोलियां चलनी शुरू हो गई, बंदूकें उठनी शुरू हो गई। आप जो दावा कर रहे हैं कि फिगर्स बताते हैं कि कंट्रोल बहुत कुछ हुआ। कंट्रोल देखिए, कंट्रोल पहले भी हुआ था। ये क्या कंट्रोल हुआ कि आज जो बाहर का शख्स है वो यहां आने के लिए डर रहा है? कश्मीरी पंडितों पे आपने एक फिल्म बनाई, उसको अवार्ड भी मिला, पता नहीं कितने करोड़ आपने कमा लिए। विवेक अग्निहोत्री साहब ने पता नहीं 10-20 करोड़ का घर भी खरीद लिया। लेकिन वही कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो मुलाजिम हैं, जिनको थ्रेट्स मिली हैं, वो आज जम्मू में धरने पे बैठे हैं। उनको शिवरात्रि पे तनख्वाहें तक नहीं मिली। तो यहां आप हिंदू मुस्लिम मत समझिए। आपने हिंदुओं का भी इस्तेमाल किया, मुसलमानों का भी इस्तेमाल किया, गुजरों का भी, पहाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। आपने जिस तरीके से पहाड़ियों को प्रवोक कर दिया, उनको लॉलीपॉप दे दिया, हम जी आपको रिजल्ट, कहां है? कोई ऑर्डर आया अभी तक सरकार की तरफ से? नहीं। गुजरों को और पहाड़ियों को लड़वा दिया, यहां जो है मुसलमानों को और कश्मीरी पंडितों को लड़वा दिया, पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडा फैला दिया, भाई कश्मीरी मुसलमान जो है जिम्मेदार है। जब आईजीपी कश्मीर का कह रहा है ऑन रिकॉर्ड कि कोई सिलेक्टिव किलिंग नहीं है, कश्मीर में अगर किलिंग्स हुई, गोली कहां से आई, किस तरफ से आई, वो उनको मालूम होगा। लेकिन वो कह रहा है कि 70% उस गोली का शिकार कश्मीर का मुसलमान हुआ है। उस पर कहीं भी नेशनल मीडिया में बात नहीं हुई। जब मैंने आर्ग्यूमेंट किया नेशनल लेवल पे, जब कश्मीरी पंडित का इशू हुआ था, जब कश्मीर फाइल बनी थी, मैंने आर्ग्यूमेंट किया, मुझे गालियां पड़ी।
और ट्रोलिंग हुई। आज वही लोग, उस कम्युनिटी के लोग भी कह रहे हैं सलमान निजामी साहब आप सही थे, इन लोगों ने हमें ठगा, अब सलमान इनने साहब हमारा मिसयूज जो किया। क्लेम किया जा रहा है बीजेपी का, दैट मींस आप इसको डिनाई करते हैं, जो भी वो क्लेम करते हैं नॉर्मल से उसको भी क्लेम कौन करेगा जब है ही नहीं कोई? यहां जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का लीडर है वो तो उसको सुन नहीं रहा है कोई। सर यहां बाहर के लोग आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वो है, गवर्नर बाहर के हैं, डीजी बाहर के हैं, एसपी बाहर के हैं, डीसी बाहर के हैं, यहां सुन कौन रहा है यहां अपने लोगों की? यहां मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत से बीजेपी के लीडरों से बातचीत होती है, मैं नेशनल मीडिया में रहता हूं, मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट करता हूं, मेरे भी जो कोलीग्स अपनी पार्टी के हैं या बाकी पार्टी के हैं, जब हम जो है डिस्कशन करते हैं वो तो कहते हैं जनाब हमारी भी सुनते नहीं। सर इलेक्टेड गवर्नमेंट इससे पहले भी थी, अब पहली बार अब हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यही हाल था, मुझे लगता है इससे भी बुरा हाल था। लेकिन रूट काज क्या समझते हैं आपको, क्या इलेक्शन नहीं बुरा नहीं था? देखिए आप बुरा नहीं कह सकते उसको, मैं आपको कहूंगा जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब सिविल सेक्रेटरीट में मुझे पता है जब एक मिनिस्टर के कैबिन में आप जाते थे वहां लोग आज सिविल सेक्रेटरीट में आपको अंदर घुसने देंगे? आज मुझे बताइए मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, जो गरीब आदमी है सिविल सेक्रेटरीट जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको परमिशन चाहिए पहले ऑफिसर की। हमें 10 फोन आ जाते हैं सिविल सेक्रेटरीट से आज के टाइम पे, उसको पहले जब ऑफिसर की मर्जी होगी कि फलाना शख्स जो है उसको छोड़िए, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कोई भी अंदर आता था सिविल सेक्रेटरीट में घुसता था, बैठता था। आज डीसी के ऑफिस में जाइए वहां टाइमिंग लिखी होती है, आज यहां डीसी साहब है ही नहीं, ही इज नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट अकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका आप सिविल सेक्रेटरीट में जाके, जब मंत्री हमारे होते थे पार्टी के, लोग जाते थे गला पकड़ते थे, कर ये क्यों? हाँ अकाउंटेबिलिटी थी ना। आज आप गवर्नर साहब को क्या बोलेंगे? बाहर से आप धरनों पे चिल्ला रहे हैं, बैठ के कोई असर ही नहीं। छोड़िए अब यहां की बात, जो कश्मीरी पंडित बैठा है धरने पे उसको नहीं सुना जा रहा है, जिसको आपने बेचा पूरे हिंदुस्तान में। निजामी साहब अकाउंटेबल नहीं है ये लोग। राइट। बीजेपी के बगैर अगर हम देखें कांग्रेस का भी यही स्टांस है, पीडीपी और दीगर यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, सबका स्टांस ये है कि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और इसमें 3 स्टेक होल्डर्स है, एक इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर की अवाम। तो आपकी पार्टी का इस पे क्या टेक है? आप भी मानते हैं कि कश्मीर पॉलिटिकल इशू है, इस पे 3 स्टेक होल्डर्स है और ये बैनुल अक़वामी स्तर पर यूएनओ में इशू है? देखिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू है या नहीं है वो सेकेंडरी सवाल है। ठीक है। सबसे बड़ी कमजोरी हुकूमतों की ये रही है कि वो, देखिए जब आपके पास, मैंने कई नेशनल टीवी पे डिबेट्स में आर्ग्यूमेंट किया राइट कि आपके लोग जब सिविल सर्विसेज में जाते हैं, आपके लीडर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेके आपके साथ जुड़ते हैं, उन्हीं लीडर्स को आप पिंजरे में कैद कर देते हैं और उसी स्टेट में एक ऐसा फैसला लेते हैं कि भाई हमने ये राइट आपको दिए थे। 370 जो है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को। 370 जो है वो कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त जो है नेहरू साहब ने कमिटमेंट किया था और वो उस कमिटमेंट के जो है उसी बेस पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने एतबार किया था हिंदुस्तानी हुकूमत पे। जम्मू कश्मीर के लोगों को चांस दिया गया था कि आप यहां रहना चाहते हो कि वहां, लेकिन 370 जब आपने दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आप पे भरोसा किया। ये वही जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया। उस वक्त कोई पाकिस्तान नहीं किया, आज की डेट पे कोई पाकिस्तान नहीं किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जब आप उनको एलिनेट करेंगे, अपने से दूर करेंगे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, आज भी उनमें से कई लोग जेलों में। क्या खता है उनकी? अगर किसी ने करप्शन की है, आपके कानून है, प्रूफ लाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, भाई ये आदमी गलत है, लोग जो है उसका साथ नहीं देंगे। कश्मीर के लोग तो करप्शन के खिलाफ हैं। कौन सी करप्शन? यहां जो करप्ट ऑफिसर आया, चाहे मेरे पास बहुत से ऐसे ऑन रिकॉर्ड प्रूफ्स हैं, हमारी हुकूमत में कई ऐसे मंत्री थे, आजाद साहब की जब हुकूमत थी, जब सीएम थे, एक मंत्री ने करप्शन किया, आजाद साहब ने हटा के फेंक दिया, उसको बाहर निकाला। कांग्रेस के इसका ये मैं कह रहा हूं आपको कि जम्मू कश्मीर को संभालने में आप नाकाम हुए। जब आप संभालोगे नहीं तो पाकिस्तान भी
हाथ डालना शुरू करेगा, चाइना भी हाथ डालना शुरू करेगा। जब आप अपने घर को संभालेंगे नहीं, बाहर के लोग तो आएंगे ना। निज़ामी साहब, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त हमने देखा कि यहाँ की जो हुर्रियत लीडरशिप थी उनसे मुलाकात हुए दिल्ली में। लेकिन इस वक्त बीजेपी का मानना है कि हुर्रियत कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन कि उनका जो हेडक्वार्टर का जो ऑफिस था उसे भी ख़त्म किया गया। तो आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी जब भी पावर में आती है, क्या आप उनको ऑन बोर्ड लेंगे हुर्रियत को, या इस टाइम आप मानते हैं कि हुर्रियत अभी भी एग्जिस्ट करती है और ये वही स्टेक होल्डर है जब मनमोहन सिंह के दौर में था? देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एक मिसाल है कि भाई आपको हक है अपनी बात रखने का। राइट। अगर आप मुल्क के खिलाफ हैं, आप पे कानूनी कार्रवाई लाजिम है, उस पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। किसी भी मुल्क में, चाहे पाकिस्तान में जाइए, कोई मुल्क के खिलाफ होता है उसको फांसी पे चढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में इतने सख्त कानून है। राइट। बाहर के मुल्कों में जाइए, आप सऊदी अरबिया जाए, कोई मुल्क के खिलाफ बोलेगा उसको भी फांसी पे चढ़ाया। अपने मुल्क के कानून। लेकिन हमारी कंट्री जो है वो जमहूरियत पे यकीन रखती है। अगर किसी को कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं पॉलिटिकल, अगर कोई डिमांड्स हो सकती हैं, वो पब्लिक डोमेन में बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मनमोहन सिंह साहब ने ही सिर्फ ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हुई दिल्ली में, बिल्कुल, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी तो हुर्रियत के लोग जो है दिल्ली बुलाए गए, उनसे बातचीत की। मसले ऐसे ही हल होते हैं। यहाँ अफगानिस्तान है, कतर में बैठ के जो है कंप्रोमाइज किया गया, बातचीत की गई। नेशनल और इंटरनेशनल जो फर्म्स में डिसीजन होते हैं वो बंदूक से नहीं होते हैं, वो बातचीत से होते हैं। आपका आर्ग्यूमेंट सही होगा, आप कामयाब होंगे। तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी जो आज भाजपा के रूल में हुई है वो ये है कि जमहूरियत का जिनाजा निकाला गया। जो भी आपके खिलाफ होगा, जो भी सरकार के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। क्या एक्शन? उसके खिलाफ पीएसए लगता है, उसके खिलाफ यूएपीए लॉ के तहत जो है अंदर है। हमारे साथी रहे उमर खालिद, मेरे साथ कई उसने प्रोटेस्ट में शमूलियत की, बहुत आर्ग्यूमेंट होते थे। मैं भी कभी कभी जब वो अपने आप को कहता था कि मैं एथिस्ट हूं, मेरे भी उसके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए। मैंने ओपनली उसको क्रिटिसाइज किया, एक आर्ग्यूमेंट था, मैंने तो गोली मत चलाई उसके ऊपर। लेकिन अगर उसने कोई अपनी बात रखी है, ऐसा नहीं है कि जो भी बात रखेगा उसको जेल में डालेंगे आप। ये डेमोक्रेसी नहीं। चले, आज़ाद साहब की पार्टी कहाँ पे देखते हैं आप इसको जब भी इलेक्शंस होंगे? एक दूसरा ये बताइएगा कि कभी आपको ज़ाती तौर पर पछतावा तो नहीं हो रहा है कि कहीं आपने बड़ी गलती की कांग्रेस को छोड़ के? नहीं, मुझे खुशी है एक्चुअली। देखिए, कांग्रेस में रह के मुझे लगता है आज की डेट में नेशनल लेवल पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जिस तरीके से कांग्रेस को एक यूनाइटेड अपोजिशन, एक अपोजिशन जो थी, आज भारत जोड़ो यात्रा आपकी यहाँ आई, चिट्ठियां लिखी गई ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, लालू प्रसाद की पार्टी को, कोई भी नहीं आया। आज अपोजिशन कहती है कि राहुल गांधी इतने नॉन सीरियस हैं कि जहां 4 स्टेटों में इलेक्शन है, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मेरे दोस्त प्रद्युत वहां लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। वो मुझे कहते थे कि सलमान भाई आप भी निकलो, क्या कर रहे हो वहां। लेकिन आज वही प्रद्युत जो हैं, मेरे दोस्त हैं, वो एक बहुत रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आज त्रिपुरा में वो बीजेपी को फाइट दे रहे हैं। आज कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है, और कांग्रेस कहां है? गुलमर्ग में स्कीइंग कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप जम्मू कश्मीर को इस तरीके से इन नॉन सीरियस ले रहे हैं। यहां मैंने कहा ना, मुझे वो दौर नहीं भूला। ये जो 7-8 सालों में हुआ, हमारे मासूम बच्चे, उनकी आंखें चली गई। कई ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, मासूम बच्चे उनके गोदों में हैं। लेकिन वो कांग्रेस जो है गुलमर्ग की सैर कर रही है, कभी कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई बैंकॉक जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई यहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ जा रही रहा है। हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हमने किए, इस जो आपकी ये ड्राइव चल रही थी, इसके खिलाफ हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया ना। 1.5 महीने से हम ही जमीन पे थे ना। भारत जोड़ो वाले आए चले गए, एनसी और पीडीपी के ही नहीं। दैट मीन्स ये कि जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते जम्मू कश्मीर के, जो भी ऑर्डर से, सर्कुलर से, जो भी लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, इनको आप फटाफट रोल बैक करेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, आज़ाद साहब ने कभी मजहब की और ज़ात की सियासत नहीं की। गुलाम नबी आज़ाद साहब वैसे लीडर नहीं है जो कश्मीर के लोगों को प्रवोक करें। महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर रहीं,
क्या अभी तक उन्होंने माफी मांगी कश्मीर के लोगों से कि मुझे गलती हुई कि मैंने अलायंस किया बीजेपी? आज जम्मू कश्मीर के लोग अगर भुगत रहे हैं वो तो उनकी गलतियों से भुगत रहे हैं। उस वक्त मैं कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला एजेंडा ऑफ अलायंस था, 11 पॉइंट्स पे था, बहुत अच्छा एजेंडा था कि पैलेट्स और बुलेट्स उसमें शामिल था एजेंडे में, पैलेट्स और बुलेट शामिल थे उस एजेंडे में। आप मुझे बताइए, आप इतने सीनियर सहाफी हैं, उस वक्त आपने भी स्टेटमेंट हमारा देखा होगा जब गुलाम नबी आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया, उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया, तारिक आमी साहब ने स्टेटमेंट दिया। ये मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद की बात है। हमने कहा कि हमें कोई भी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको बाहर से सपोर्ट देंगे, आप चाहिए रहिए चीफ मिनिस्टर, आप ही रखिए मिनिस्ट्री, लेकिन बीजेपी को खुदा के लिए मत अब अगर मुफ्ती साहब से गलती हुई है आप ये गलती मत करिए। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने हमारी सुनी, महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से विड्रॉ नहीं किया, बीजेपी ने हुकूमत छोड़ी। अगर महबूबा मुफ्ती जी के बस में चलता वो आज भी चीफ मिनिस्टर होती। आप क्या समझते हैं इतने जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं लोग कि आप आज नाटक करेंगे और वो समझ जाएंगे कि वो महबूबा मुफ्ती जो है वो बहुत ये मासूम है, उनको माफ किया। नहीं, हमें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने एफर्ट्स लगाए, हमने सेंसिबली होम मिनिस्ट्री को 3 घंटे एक्सप्लेन किया, जनाब ये गलतियां हैं, इसमें नुकसान आपका ही होगा, आप इसमें गरीब लोगों को एक्सक्लूड करिए। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जमीनें खाई हैं उसमें क्या हमारा नाम आया? मैंने तो नहीं, जमीन मेरी इंतकाली जमीन है, घर है छोटा बानीहाल में जम्मू में, वो बिल्कुल उसमें मैंने तो लैंड ग्रैबर नहीं होना। हमने बात की उनके साथ, वो समझ भी के, उन्होंने एक्शन भी लिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जम्मू कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती जो आर्मी के खिलाफ बोलती, अब जब आज आर्मी के खिलाफ बोल रही हैं, लेकिन जब हुकूमत में थी तब अगर हमारे बच्चों ने पत्थर फेंके उस वक्त कहा तुम क्या टॉफी और दूध खरीदने गए हो वहां? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया उसकी आप लगातार मुखालफत कर रहे हैं, और जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर नज़र डालते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर या अपनी पार्टी पर, कुल मिला के आप सबकी एक आवाज़ है। क्यों ऐसा ना हो जाए कि आज़ाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, चलिए छोड़ दीजिए पीएजीडी को, एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर एक साथ बात करें। हम तो वेलकम कर रहे हैं। हमने कब कहा? जब हमने प्रोटेस्ट किए, हमने तो उनको, अब हम तो लव लेटर नहीं लिखेंगे ना सबको। जब हम मैदान में थे, वो तो कोई गुलमर्ग की सैर कर रहा था, सेल्फियां डाल रहे थे गुलमर्ग में। जब उनको लगा कि भाई अमित शाह जी ने बोल दिया है कि अब जो है गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा, तब वो घर में बैठ के देखिए मसले जो है, मैं आपको कहूं, अगर आपने फॉरेन पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व किया है, रीड किया है, इनकलाब और रेवोल्यूशन जो है घर में, बेडरूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से नहीं आता है। मैं महबूबा मुफ्ती जी को बोलना चाहता हूं, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आपको लड़ाई ग्राउंड में लड़नी पड़ेगी। और आप मत समझिए आप 2023 में हैं, आप 1947 में नहीं हैं, आप 2000 में नहीं हैं। आज आपका छठी जमात का नौजवान जो है, आप आज आपके साथ उसके साथ बहस करेंगे ना, वो आपको बीट कर देगा। जो यूथ है ना कश्मीर का, वो कश्मीर का यूथ वो आज वो बेवकूफ बनाने वाला नहीं है। आप इलेक्शन में देखेंगे हमें जो आज़ाद साहब को रिस्पॉन्स मिल रहा है, कश्मीर के लोगों को पता है कि आज़ाद साहब प्रैक्टिकल सियासत करते हैं, वो झूठी सियासत नहीं करते। उनको मजबूरी में दिल्ली में जो है किसी पार्टी को खुश करने के लिए नारे नहीं लगाने पड़े। क्यों फिर ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई क्योंकि ये बीजेपी की प्रॉक्सी थी, ये बीजेपी की क्रिएशन थी? इस नैरेटिव को कब तक आप, या इस नोशन को आप देखिए, अभी भी मुझे, हमें उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हुकूमत बना चुकी है, पीडीपी बीजेपी के साथ हुकूमत बना चुकी है। अल्ताफ बुखारी साहब बीजेपी और पीडीपी हुकूमत में वजीर थे। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया? देखिए, आज़ाद साहब की पर्सनैलिटी जो है वो पूरी दुनिया को मालूम है। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बल्कि जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में यह बयान दिया कि आज़ाद साहब आप पार्लियामेंट से जा रहे हैं, हम आपको राज्यसभा देते हैं, आपका यहां होना जरूरी है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब पार्लियामेंट में होते थे, जम्मू कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट में गूंजती थी। आज मुझे बताइए, पार्लियामेंट में आज जम्मू कश्मीर की बात कौन करता है? कांग्रेस में सलमान निजामी थे जो जम्मू कश्मीर की आवाज जो है नेशनल प्लेटफॉर्म्स में लड़ते थे। इन फ्यूचर अगर आजाद साहब
आपकी पार्टी यानी आपकी पार्टी को ऐसा मौका मिला कि बीजेपी के साथ अलायंस करना पड़े? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमने पहले देखिए, अगर हम जाएंगे तब तोहमत लगाइए ना। बिल्कुल। इनको मालूम है कि आजाद साहब एक क्लीन इमेज वाले लीडर हैं। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे एनसी और पीडीपी और अल्ताफ बुखारी वाली। आजाद साहब को जम्मू के लोग भी चाहते हैं, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। अब ये यहाँ के लोग जो हैं बेवकूफ बनाएंगे, अरे ये बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे मुझे बताइए, अगर हम बीजेपी के से मिले होते तो हम इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आजाद साहब बने होते। आप ही ने मार्केट में कहो ये जी बीजेपी के साथ हैं, इनको आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएगी बीजेपी। अगर हमें सत्ता की लालच होती, हम क्यों मेहनत करते इस ठंड में, हम क्यों प्रोटेस्ट करते? हम भी आजाद साहब को कहते, साहब अगर बीजेपी आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना रही है, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाइए, हमें क्यों इतनी मेहनत करनी है? इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम को समझना चाहिए कि एक सुनहरा मौका मिला है उनको कि हमने जो 2.5 सालों में काम किए, अगर हमने पहले 10 डिग्री कॉलेज दिए हम 20 देंगे, अगर 5 मेडिकल कॉलेज दिए हम 10 देंगे। हमने डेवलपमेंट करनी है। आप देखेंगे सिर्फ 6 महीने में रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर में नहीं आया। आप मुझे लास्ट में कहूंगा, क्या महबूबा मुफ्ती ने जब अलायंस तोड़ा, जब हुकूमत खत्म हो गई, एक भी स्टेटमेंट आया कि बेरोजगार नौजवान सड़क पे उनकी बात की? सिर्फ उसको गाली, इसको गाली, ये वो ऐसा। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं अगर सत्ता में आऊंगी मैं डिग्री कॉलेज बनाऊंगी। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं नौकरियां दूंगी। हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जितना भी, चाहे एनवाईसी के प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे रहबरे खेल वाले हैं, रहबरे जंगलात वाले, हम उनके पास गए, हमने उनकी बात उठाई और सरकार को मजबूर किया कि उनसे उनकी बात सुने, समझें, काम चल रहा है। अगर नहीं भी हुआ, हम हुकूमत में आएंगे। हमने प्रैक्टिकली काम करना है जी, नौकरियां देनी है, डेवलपमेंट करना है। हम वो सियासत नहीं करते कि भाई हम उससे खिलाफ बोलेंगे, इससे खिलाफ बोलेंगे। आजाद साहब की इमेज इसीलिए है, वो किसी को गाली नहीं देते, वो डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिक्स नहीं करते। उन्होंने सीधा बोला है कि मैंने 2.5 सालों में जो काम किया है आप उन पे नजर रखिए, अगर आपको वो काम पसंद है मुझे एक मौका दीजिए, मैं उससे डबल ट्रिपल काम आगे करूंगा। बस यही हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब, जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।